नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। हड़ताल खत्म, काम पर लौटे जूनियर डॉक्टर। लापता हुई 11 माह की बच्ची का बिछिया नदी के किनारे मिला शव। अधिकांश हिस्सों में बंद पड़ी है अपराधों पर नजर रखने वाली पुलिस की तीसरी आंख। खबरें अब विस्तार से। काम पर वापस लौटे जूनियर डॉक्टर, हाई कोर्ट की दखल के बाद इस्तीफा लिया वापस। हम आपको बता दें कि अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर विगत 31 मई से अनिश्चितकाल हड़ताल पर थे। इधर जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने के बाद हाई कोर्ट ने इस बात को अवैध मांग करार देते हुए 24 घंटे के भीतर जूनियर डॉक्टरों को काम पर वापस लौटने की हिदायत दी गई थी। हम आपको बता दें कि हाई कोर्ट की दखल के बाद रीवा, जबलपुर समेत कई अन्य जिलों के चिकित्सकों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया था और अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे रहे। वहीं हड़ताल के 8वें दिन आखिरकार प्रदेश सरकार चिकित्सकों की मांग को मानने को राजी हुई। इसी परिप्रेक्ष्य में हड़ताल के 8वें दिन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग द्वारा जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन से बात करते हुए इनके द्वारा की गई मांगों में आंशिक संशोधन करते हुए मान लिया है। सरकार और जूनियर डॉक्टर के बीच हुई आपसी सहमति के बाद एक बार पुनः चिकित्सकों द्वारा दिए गए इस्तीफे को वापस ले लिया गया है। चिकित्सक अपने काम पर लौट आए हैं। इधर रीवा में भी जूनियर डॉक्टर मेडिकल कॉलेज डीन के पास लिखित पत्र सौंपते हुए फिर से अपना दायित्व के निर्वहन के लिए जुट गए हैं। प्रदेश व्यापी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अवैध घोषित कर 24 घंटे के भीतर काम पर लौटने का सख्त निर्देश जारी किया गया था। साथ ही ये भी कहा गया था कि ऐसा न किए जाने पर कठोर कार्यवाही भी की जाएगी। इस बात को लेकर विगत गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस सुजय पाल की युगल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पुरुषेंद्र कौरव ने अपना पक्ष रखा था और उन्होंने दलील दी थी कि कोविड संक्रमण के दौर में जूनियर डॉक्टर हड़ताल सर्वथा अनुचित है। इससे चिकित्सा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। राष्ट्रीय आपदा के समय मरीजों की जान से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। इधर इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा इस हड़ताल को अवैध करार दिया गया था, जिसके बाद ही जूनियर डॉक्टरों में इस्तीफा देने की होड़ लग गई। जूनियर डॉक्टरों ने सरकार को रविवार तक का समय दिया था। उनका तर्क था कि यदि सरकार ने उनकी मांग को गंभीरता से नहीं लिया तो हड़ताल अनवरत जारी रहेगी। जूनियर डॉक्टर्स द्वारा सरकार से अपनी मांगों को लेकर लिखित आदेश की मांग की जा रही थी। इधर भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और सागर में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से कोरोना काल में हालात अत्यंत भयावह थे। जूनियर डॉक्टरों का कहना था कि इससे पहले जब उन्होंने हड़ताल शुरू की थी तब चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि उनकी मांगें मान ली जाएंगी, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया। कोरोना मरीजों का इलाज करते हुए इस बीच कई डॉक्टरों की मौत भी हो गई। ऐसे में उन्हें विवश होकर फिर से हड़ताल शुरू करनी पड़ी। जूडा का कहना था कि मौजूदा संविदा वेतन में बढ़ोतरी कर इसे 55,000 से 57,000, 59,000 से बढ़ाकर 68,000, 70,000 से बढ़ाकर 73,000 किया जाए। हालांकि हड़ताल के 8वें दिन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से जूडा की मांग मानने स्वीकृति दे दी है। सरकार की सहमति के बाद 6 सूत्री मांगों में कुछ संशोधन करते हुए स्वीकृति दी गई है, जिसके बाद हड़ताल आज समाप्त कर दी गई और पुनः काम पर जूनियर डॉक्टर वापस लौट आए हैं। प्रस्तुत है इस संबंध में जूनियर डॉक्टरों एवं मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर से प्राप्त जानकारी के अंश। मध्य प्रदेश के 31 तारीख से आज लगभग 8वां दिन है। अभी तक हम लोग हड़ताल पर थे, लेकिन और हमारी ये हमेशा से शिकायत रही कि सरकार ने हमारी बात सुनने के लिए सरकार से कोई आगे नहीं आ रहा था। लेकिन कल शाम को माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी से मीटिंग हुई। सबने देखा भी, मीडिया पर भी आया था, आप लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा और वहाँ पे सहमति बन गई। इसीलिए सहमति बनने के उपरांत हमने आज स्ट्राइक अपनी कॉल ऑफ कर दी है और जितने भी हमारे रेसिडेंट्स थे उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया था वो भी हमने वापस लिया है। हम लोग आज से ही अपने अपने कामों पर, अपनी अपनी जगहों पर लौट जाएंगे। जो 6 सूत्रीय मांगी हैं वो सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ, जिसमें उनको दिक्कत थी, जैसा हमने बताया था पहले भी कि कुछ वो हमें अपनी दिक्कतें बताएंगे, कुछ हम उन्हें अपनी दिक्कतें बताएंगे। दोनों ने एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करा और हमने एक निष्कर्ष पर पहुँचे कि जहाँ पे एक मिडिल ग्राउंड पे लिया हमने और वहाँ पे हमारी जो मांगे थी सरकार ने मानी और लिखित तौर पे देने का भी बात कहा, जो कि आज शाम तक शायद आ जाने की उम्मीद है।
तो उस वजह से हमारे जो सेंट्रल जेडीए है उसने हमें इस बात की सूचना दी और वहाँ से स्ट्राइक कॉल ऑफ करके हमने भी यहाँ पे स्ट्राइक कॉल ऑफ कर। कौन सी डिमांड्स पे सहमति बनी है? लगभग सभी डिमांड्स पे हमारी सहमति बन गई है। इसमें ऐसी कोई भी हमारी डिमांड, पहले से भी ये बात तय थी कि हमारी डिमांड्स जो थी वो जायज़ थी, तो सरकार को माननी थी, तो और सरकार ने उनको देखा और माना। कुछ जगहों पे संशोधन हुआ, जैसे कि सैलरी में कुछ % हम पीछे हटे। हमने भी बोला नहीं ठीक है, आप जितना सरकार के पास पैसा है उसी हिसाब से सरकार देगी। पिछले जो वर्ष कोविड रहा, कोविड में बहुत कम रेवेन्यू भी आया, तो जाहिर सी बात है सरकार पूरा का पूरा बढ़ा पाने में तो असमर्थ रहेगी। लेकिन हमने भी इस बात को समझा और सरकार की बात का समर्थन करते हुए हमने बोला कि नहीं ठीक है, जितना आप दे रहे हैं उतना हमारे लिए सफिशिएंट है और हम अपनी स्ट्राइक वापस लेते हैं। इस बात को लेकर के थे कि हमारी बातों को माना जाए, सरकार हमारी बातों को सुने, और उन्होंने हमारी बातों को सुना है। आश्वासन इस बार हमें ज़्यादा पुख्ता लग रहे हैं पहले के मुकाबले, क्योंकि पहले हमें वहाँ से सिर्फ आश्वासन देकर के भेज दिया जाता था। अभी भी हमारे मेंबर्स वहीं पे मंत्री जी के साथ मीटिंग में हैं और वो वहाँ से अपना ऑर्डर लेकर के ही निकलेंगे। तो इस बात की हमें दी गई है। तो देखिए, हठधर्मिता किसी के भी पक्ष में नहीं होनी चाहिए। तो उस चीज़ों का हमने सरकार को समय देते हुए अपनी स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया है कि आप समय लेकर के अपना निकाल दीजिए, और हमारे जो वहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हमारे पास तभी आएंगे जब वहाँ से उनको वो मिल जाएगा। बाकी जितने भी रेजिडेंट हैं हमारे यहाँ के, जितने भी रेजिडेंट हैं, जितने भी जूनियर डॉक्टर हैं, इंटर्न हैं, सीनियर रेजिडेंट हैं, जूनियर रेजिडेंट हैं, जितने भी लोग हमारे साथ स्ट्राइक पे थे, आज से अपने कामों को ज्वाइन कर लेंगे। 11:30 को अपन ने दे दिया है और अपन ने हमारी ड्यूटीज़ को ज्वाइन कर लिया। अभी हम लोगों की जूनियर डॉक्टर से चर्चा हुई है और भोपाल में से इनको दिशा निर्देश मिले हैं इनके जो एसोसिएशन के द्वारा, तो उसके आधार पर इन लोगों ने अभी ज्वाइन कर लिया हैगा। मांगों का जो विस्तृत इन लोगों की मांगे थी उस पर अभी शासन ने कंसिडर किया है और होपफुली शासन जो है इनकी मांगों पर विचार कर रही हैगी। और अभी पूरा तरह से पता नहीं है कि कितना मांगों की पूर्ति की गई है और कितनी नहीं है। जैसी इन्फॉर्मेशन आएगी तो बताएंगे। कितने डॉक्टर्स ये काम छोड़ दिए तो आप कितने वापस आ गए? सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया। इंटर्न थे उन्होंने ज्वाइन किया हैगा, हमारे जो जूडा के जितने डॉक्टर थे उन्होंने ज्वाइन कर लिया, SR और JR जो थे सभी ने ज्वाइन कर लिया है। अधिकांश हिस्सों में बंद पड़ी अपराधों पर नजर रखने वाली पुलिस की तीसरी आंख रखरखाव में हीला हवाली बनी समस्या। हम आपको बता दें कि रीवा शहर में लगातार हो रहे अपराधों पर नजर रखने वाली कानून एवं पुलिस की तीसरी आंख यानी कि CCTV कैमरे की निगरानी को ही नजर लग गई है तथा शहर के अधिकांश हिस्सों में लगे कैमरे सही ढंग से रखरखाव न होने के चलते बेकार पड़े हैं, जिससे अब बेखौफ अपराधी कहीं भी वारदात को अंजाम देकर फरार होने में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। मगर इन कैमरों को सुधार पाने में प्रशासनिक तंत्र भी लगातार नाकामयाब ही दिखाई पड़ रहा है। जिले की बिगड़ती कानून व्यवस्था के बीच अब चोरी, हत्या, लूट जैसी घटनाएं आम हो चुकी हैं। ऐसे में अपराधियों को पकड़ने में सहयोगी भूमिका निभाने वाली कानून की तीसरी आंख का सहारा भी पुलिसिया व्यवस्था से चिंता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अब उन्हें अपराध करने की छूट भी मिल गई है, मगर प्रशासनिक तंत्र की हीलावाली के चलते सही ढंग से रखरखाव न होने के कारण शहर के अधिकांश हिस्सों में लगे CCTV कैमरे खराब हो गए हैं, जिसकी मरम्मत को लेकर भी प्रशासन के द्वारा कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। रखरखाव के अभाव में खराब हुए हैं आधे से अधिक CCTV कैमरे, जो कि सही ढंग से रखरखाव न होने के कारण हमेशा खराब हो जाते हैं। वही नगर निगम के द्वारा शहर के अधिकांश हिस्सों में निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे निर्माण के दौरान कैमरों की तार में खिंचाव आ जाता है, जिसके कारण वो खराब हो जाते हैं। मगर कैमरे खराब होने के बाद उसे सुधारने में प्रशासन के द्वारा कोई रुचि नहीं दिखाई जाती। बंद पड़े CCTV कैमरों के कारण अपराधी पुलिस से बेखौफ होकर बड़ी आसानी से वारदात को अंजाम देकर फरार होने में सफल हो जाते हैं। फ्लाईओवर सहित अन्य निर्माण कार्य बनी वजह खराब हो जाते हैं, मगर कैमरे खराब होने के बाद उसे सुधारने का कोई भी प्रशासन द्वारा रुचि नहीं दिखाई जाती। कैमरों का कनेक्शन पुलिस कंट्रोल रूम से है और पुलिस कंट्रोल रूम में तैनात पुलिस स्टाफ LED स्क्रीन के माध्यम से पूरे शहर की निगरानी करता है। किसी भी तरह की घटना या जाम की स्थिति देखने के बाद तत्काल वायरलेस के माध्यम से संबंधित थानों को इसकी सूचना दे दी जाती है। सुरक्षा की दृष्टि से लगवाए गए ये CCTV कैमरे शहर की सुरक्षा के लिए थे। कैमरे पर निर्माण कार्यों की वजह से सालों से वे बंद पड़े हैं। शहर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सभी प्रमुख चौक चौराहों पर
साथ साथ शहर में प्रवेश करने वाले सभी मार्गों में कैमरे लगवाए गए थे ताकि यदि अपराधी वारदात को अंजाम दें तो इन्हीं कैमरों की मदद से उन आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। सीसीटीवी कैमरे शोपीस बनकर शहर में लगे हुए हैं। कैमरे रीवा शहर के दर्जन भर स्थानों में लगे हैं लेकिन बंद पड़े हैं। कहीं सड़क की खुदाई है या फिर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य, कैमरे इन्हीं के कारण बंद हैं। इनमें न्यू बस स्टैंड, रतहरा, समान तिराहा, सिरमौर चौराहा, रेलवे स्टेशन, पुराना बस स्टैंड, एजी कॉलेज से लेकर जय स्तंभ चौक सहित अन्य स्थानों के कैमरे बंद हैं। अब वो महज शोपीस बनकर रह गए हैं। पूर्व में पुलिस मुख्यालय भेजी गई थी सूचना। दरअसल शहर में लगे खराब सीसीटीवी कैमरों की जानकारी पुलिस मुख्यालय भोपाल को भिजवाई गई थी, जहां से उक्त कैमरे की मरम्मत खराब करने वाले ठेकेदारों के माध्यम से करवाने के निर्देश भी जारी हुए थे। पुलिस ने नगर निगम के अधिकारियों को पत्र लिखा जिस पर ठेकेदार ने काम पूरा होने के बाद मरम्मत करवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक एक भी कैमरों की मरम्मत नहीं हो पाई। वहीं ठेकेदारों के द्वारा शहर में किए गए सीवर लाइन के काम में भी काफ़ी लापरवाही बरती गई, जिससे खंभों में लगे कैमरों को नुकसान पहुंचाया गया। अब सीवर का काम पूर्ण होने के बाद भी कैमरों की मरम्मत का कार्य नहीं कराया गया है। अपराधों के खुलासों में इन सीसीटीवी कैमरों ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी, चाहे वो गोविंदगढ़ में लूट के इरादे से व्यक्ति की हत्या करना या विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र स्थित सैनिक स्कूल ग्राउंड में एक व्यक्ति की हत्या, वहीं करहिया मंडी स्थित रीवा सीधी ग्रामीण बैंक में दिन दहाड़े डकैती डालने वाले हथियारबंद बदमाशों की पहचान भी इन्हीं कैमरों से हुई थी। हाल ही में समान थाना क्षेत्र में एटीएम बूथ में फ्रॉडगिरी कर एटीएम से पैसा निकालने वाले गिरोह की पहचान भी की गई थी। लगभग 1.5 वर्ष पहले शहर के मानस भवन में लगने वाले सोमवारी बाजार से दिन दहाड़े एक मासूम बच्ची का अपहरण किया गया था, जिससे इन्हीं सीसीटीवी कैमरों की मदद से अपहरणकर्ताओं को ट्रेस कर बच्ची को सकुशल वापस लाया गया था। हम आपको बता दें कि वर्तमान में 23 लोकेशन के कैमरे चालू स्थिति में हैं और 17 जगहों के कैमरे बंद हैं। कैमरों की मरम्मत की देरी का कारण है कि एजेंसी के कर्मचारी व्यस्तता के चलते विलंब से पहुंचते हैं। साथ ही कोरोना काल के चलते भी कैमरों की मरम्मत कराने में देरी हुई है, जिन्हें जल्द ही ठीक करा लिया जाएगा। प्रस्तुत है इस संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। शहर में करीब 22 लोकेशंस में 105 कैमरे चालू स्थिति में हैं और कुछ जो 18 लोकेशंस हैं जिसमें करीब 10 लोकेशन म्यूनसिपल के कार्य के कारण जहाँ जैसे आप देख रहे होंगे कि शहर में वो फ्लाईओवर का काम चल रहा है, सड़क का काम चल रहा है, इस तरह से 10 लोकेशन उसके कारण से बंद है। 7 लोकेशन में फाइबर की प्रॉब्लम आ रही है, उसके कारण से बंद है और एक लोकेशन में इलेक्ट्रिक का कुछ प्रॉब्लम हो गया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जो लोकेशन है इस कारण से वहाँ का कैमरा बंद है। बाकी कंपनी को संबंधित को खबर कर दी गई है, फाइबर वाला सॉर्ट आउट हो जाएगा जितने जल्दी कैमरे चालू हो जाएंगे। बाकी कैमरों के लिए भी लगातार पत्राचार जारी है और जैसे ही ये निर्माण कार्य संपूर्ण हो जाएगा वो कैमरे भी चालू हो जाएंगे। सर इसके कारण कई अपराध भी बढ़ते हैं, ट्रेस भी नहीं हो पाते हैं, अपराध निकल जाते हैं। हाँ, निश्चित रूप से इसमें जो अपराधी घटना होती हैं कैमरे की जद में आ जाती हैं और कैमरे की जद से उसके कारण से हमको क्लू मिल जाता है और वो घटनाएँ ट्रेस होने में आसानी हो जाती है, पुलिस को मदद मिल जाती है, सबूत मिल जाते हैं। और कहीं ना कहीं इसके अलावा भी हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने व्यापारी संघ की बैठक ली थी। व्यापारी संघ की बैठक में ये सारे निर्देश जारी किए गए थे कि जो भी दुकानदार हैं, जिनकी भी दुकानें हैं सड़क के आसपास हैं, वो कैमरे आवश्यक रूप से लगाएं और उसमें से जो कैमरे लगाते हैं उनमें से एक कैमरा बाहर की तरफ डायरेक्शन करते हुए ज़रूर लगाया जाए, जिससे वो अपराध की रोकथाम में कारगर हो सके। साथ ही पेट्रोल पंप के संचालकों के लिए भी ऐसा निर्देश जारी करने के लिए आग्रह किया गया था कि वो लोग भी कैमरा लगाएं और उस कैमरे का जो कम से कम उनका रोड होता है और रोड साइड कवर हो, जिससे उसमें भी बहुत सारे अपराधों पर नियंत्रण करने में आसानी रहेगी। रीवा में अनलॉक की प्रक्रिया के तहत पुराने बस स्टैंड में अनिल टायर शॉप को प्रशासन की गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर दुकान को किया गया बंद। हम आपको बता दें कि शहर में प्रशासन ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे प्रशासन ने राइट और लेफ्ट दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान की है। इस दौरान देखा जा रहा है कि कुछ दुकानदार प्रशासन की गाइडलाइन का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें रीवा शहर के पुराने बस स्टैंड में अनिल टायर शॉप की दुकान है। रीवा प्रशासन के नियम के अनुसार अनिल टायर शॉप मंगलवार को खुलने का समय दिया गया था, लेकिन वह आज खुलेआम दुकान खोलकर टायर की बिक्री कर रहे थे।
शिकायत प्राप्त होने पर मौके पर पहुंचे रीवा तहसीलदार यतीश शुक्ला एवं प्रशासन की टीम ने दुकान को बंद करवा दिया और चालानी कार्यवाही कर 5,000 रुपए का जुर्माना भी किया गया है। इस दौरान नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला सहित नगर निगम प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है इस संबंध में तहसीलदार यतीश शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अनुसार। ये पुराने बस स्टैंड के पास अनिल टायर्स की दुकान शॉप है। चूँकि हमारे यहाँ दाएं बाएं का नियम चल रहा है दुकानों को खोलने के लिए अनलॉक की प्रक्रिया के तहत। चूँकि इनका टर्न जो होता है वो मंगलवार को आता है राइट साइड की दुकान होने के चलते में। उसी के तहत ये चूँकि इनके यहाँ सारे प्रकार के टायर मिलते हैं, ट्रैक्टर के भी टायर मिल रहे हैं, 4 व्हीलर के भी टायर मिल रहे हैं। और देखने में पाया गया कि ट्रैक्टर के अतिरिक्त भी ये अन्य वाहनों के भी टायर बेच रहे थे, सेल आउट कर रहे थे, जिसकी शिकायत यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा दी गई थी और हमको जानकारी प्राप्त हुई थी। उसी के तहत अभी अनिल टायर को समझाइश दे करके दुकान बंद कर दी गई है। साथ में नगर पालिका निगम के द्वारा पर चालानी कार्रवाई भी उनके ऊपर की गई है। रीवा शहर में गत दिवस लापता हुई 11 माह की बच्ची का शव बिछिया नदी में मिला। आपको बता दें कि बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बिछिया से अपहृत 11 माह की बच्ची का नदी में मिला शव। एसपी राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर ने स्टाफ के साथ बच्ची की तलाश में पूरी रात की सर्चिंग। सुबह नदी में बरामद हुआ शव। हम आपको बता दें कि हादसे का शिकार होकर नदी में डूबने की भी आशंका जताई जा रही है। वहीं बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर ने बताया कि 11 माह की बच्ची गुम होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर मौके पर रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह, एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा सर्चिंग ऑपरेशन में पहुंचे थे। कड़ी मशक्कत के बाद आज सुबह 5 बजे बच्ची के शव को बिछिया नदी से बरामद कर लिया गया है। बच्ची नदी में कैसे डूबी ये जांच का विषय है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। वहीं परिजनों द्वारा हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही अगली कार्यवाही की जाएगी। घटना के संबंध में प्रस्तुत है थाना प्रभारी बिछिया जगदीश सिंह ठाकुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार। जी हाँ, एक 5/6/21 के दिनांक को जो है करीब शाम को जो एक बच्ची के गुमने की सूचना मिली थी, जिसको जो है पुलिस द्वारा सूचना मिलने पर काफ़ी जगह सर्चिंग की गई, संदिग्ध स्थानों पर पता तलाश किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों में एसपी साहब भी घटना मौका स्थल पर गए, एडिशनल साहब भी मौके पर गए हुए थे, इसकी जांच की गई थी। और इसी सर्चिंग के दौरान आज रात में जो आरक्षक पदस्थ थे यहाँ पे, उनके द्वारा गश्त के दौरान जो है नदी किनारे जब सर्चिंग की गई तो उन्हें एक बॉडी दिखी, जिसकी सूचना मेरे को दी गई। मेरे द्वारा मौके पर जाकर तस्दीक की गई और परिजनों को बुलाकर जो है पहचान की गई है। तो पाया गया कि वही लड़की है जो उस दिन गायब हुई थी, जिसको जो है पीएम हेतु जीएमएच ले आया गया है। और जैसी भी कंडीशन बनती है जांच के दौरान जो भी आएगा तो उसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। देखा जा रहा हो गया तो क्या मानते हैं आप? जी हाँ, उसमें चूँकि उसके साथ अभी जो देखने में आया है कोई ऐसी अलग से घटना समझ में नहीं आ रही है। और अगर कुछ भी है संदेहजनक अगर मिलता है तो पीएम रिपोर्ट में जो भी क्लियर होगा तो उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। एमपी गजब है। लॉकडाउन में भी खुली रही मधुशाला, धड़ल्ले से हो रही थी शराब की बिक्री। जिले में गत रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसके कारण तमाम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे तक बंद किए गए थे। रोजाना कमाकर खाने वालों की दुकानों में भी ताला लगाया गया था, मगर जिला प्रशासन का मदिरालय पर किसी भी प्रकार का जोर नहीं चला और उन पर कोई रोक नहीं लगाई गई, जिसके चलते सूरा प्रेमी सुबह से शाम तक मदिरा के लिए मधुशाला के सामने बैठे रहे। हम आपको बता दें कि लॉकडाउन के बावजूद आबकारी विभाग की साठगांठ से शराब कारोबारी धड़ल्ले के साथ अवैध शराब की बिक्री करते हुए देखे जा रहे हैं। लॉकडाउन में कोरोना वायरस महामारी के चलते जहां मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा समूचे प्रदेश में रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है, वहीं शराब कारोबार पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके चलते शराब कारोबारी धड़ल्ले के साथ लॉकडाउन के दौरान भी अवैध शराब की बिक्री करते हुए देखे जा रहे हैं। मगर प्रशासन की ओर से इस अवैध कारोबार पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई जा रही है और कारोबारी खुलेआम लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। ताजा मामला सामने आया है रीवा जिले के सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर से, जहां शराब की दुकान की शटर गिराकर कारोबारी द्वारा नीचे से अवैध शराब की बिक्री कराई जा रही थी। इसी प्रकार शहर के समान थाना से महज 300 मीटर दूर स्थित शराब की दुकान खुली रही, जहां सुरा प्रेमियों को खिड़की से शराब उपलब्ध कराई जाती रही। हम आपको बता दें कि जिले में लगातार घट रही कोरोना संक्रमण की दर के बाद 1 जून से जिले को अनलॉक किया गया है, लेकिन अभी भी कुछ पाबंदियां हैं। प्रशासन ने संडे को संपूर्ण लॉकडाउन प्रक्रिया को जारी रखा।
लेकिन ये सिर्फ किराना सब्जी सहित अन्य दुकानों पर ही लागू हो रहा है। रविवार को शहर के समान स्थित शराब दुकान खुली रही। शराब की कई दुकानों से ये जानकारी प्राप्त हुई कि दुकान की खिड़की से शराब की बिक्री की जा रही थी। लोग लाइन में लगकर शराब खरीद रहे थे। ताज्जुब की बात यह है कि थाने से कुछ ही दूरी पर शराब दुकानें खुली रहीं और पुलिस अनजान बनी रही। सूत्रों की माने तो पुलिस एवं आबकारी विभाग की शय पर ही ये काम हो रहा है। दरअसल कल रविवार होने के चलते सुबह से ही मंदिर मस्जिद के साथ ही रोज कमाकर खाने वालों की दुकान पर ताला लगाया गया था, परंतु ऐसा होने पर भी शराब कारोबारी पर शिकंजा कसने का प्रशासन का कोई भी मुहिम नहीं दिख रही थी। वहीं कोरोना महामारी से निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें शहर भर में 6 दिनों के लिए एक दिन राइट तो दूसरे दिन लेफ्ट साइड की दुकानों को शाम 6 बजे तक खोले जाने के निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें शराब दुकानों को छूट देते हुए 10 बजे रात का समय दिया गया था और रविवार के दिन संपूर्ण लॉकडाउन के लिए कहा गया था। लेकिन लॉकडाउन का उल्लंघन कर धड़ल्ले से शराब दुकान में शराब की बिक्री की जा रही थी। प्रस्तुत है इस संबंध में एक झलकी। कमलनाथ ने कहा बिंद में कांग्रेस की हार से कांग्रेस सत्ता से हुई बाहर, जिसके बाद धीरे धीरे सोशल मीडिया पर रार चल रही है। कोई किसी पर कार्रवाई की बात कर रहा है तो कोई सामूहिक इस्तीफे की बात कर रहा है। हम आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल के बीच चल रही तकरार सोशल मीडिया पर छाई हुई है। हालांकि पूरी लड़ाई सोशल मीडिया पर ही है। मीडिया के सामने खुलकर कोई भी नहीं बोल रहा है, किंतु तर्कस के तीर एक दूसरे पर फेंके जा रहे हैं। वहीं भाजपा मौन रहकर अपनी खुशी जाहिर कर रही है। आपको बता दें कि कमलनाथ ने मैहर में दिया था विवादित बयान। पूर्व मुख्यमंत्री ने सत्ता जाने को लेकर बिंद क्षेत्र पर फोड़ा था हार का ठीकरा। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने कमलनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए कहा था कि बिंद को हार के लिए जिम्मेवार ठहराना गलत है। सत्ता जाने के करीब साल भर बाद कांग्रेस में अंदरूनी कलह फूटकर सतह पर आ गई है। खासतौर पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल के ताजा बयान के बाद प्रदेश कांग्रेस 2 धड़ों में खुलकर सामने आ गई है, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। वहीं आज जब कांग्रेस के पीसीसी सदस्य एवं वरिष्ठ नेता बृजभूषण शुक्ल से चर्चा की गई तो उन्होंने बीच बचाव करते हुए अपनी राय रखी। बृजभूषण शुक्ला जी, अभी कमलनाथ का एक बयान आया है बिंद प्रदेश की उपेक्षा करते हुए। उन्होंने कहा अगर बिंद प्रदेश में सहयोग मिलता तो सरकार न कहती। इसके बारे में क्या कहना? मेरा ये कहना है कि कमलनाथ जी का ये आशय नहीं था। उनका कहना ये है कि अगर विंध्य प्रदेश से 31 सीट में हम अगर 10 सीट भी जीत जाते तो हमारी सरकार कांग्रेस की नहीं गिरती। इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में लिया गया। कमलनाथ जी कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में हैं, जो लगातार 8 बार सांसद, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जनरल सेक्रेटरी, कई बार केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष हैं। वो प्रदेश की, मध्य प्रदेश की उपेक्षा की बात नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि उनका ये आशय है कि यहाँ कांग्रेस कैसे मजबूत हो, और कांग्रेस यहाँ, उनका कहना सत्य था कि अगर 10 सीट भी यहाँ से जीत जाती तो हमारी सरकार नहीं गिरती। अभी कुछ समय पहले चौधरी राकेश सिंह जी को ग्रामीण सहायक अध्यक्ष बनाया गया रीवा का, इसके बारे में क्या कहना? राकेश चौधरी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कई बार विधायक रहे, प्रदेश में मंत्री रहे। और आपको याद होगा कि विधानसभा अध्यक्ष जब तिवारी जी थे, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तो वो राकेश चौधरी जी यहाँ के प्रभारी मंत्री थे। उनको रीवा के संबंध में जानकारी है। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता उनसे परिचय है, और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को उनके आने से मजबूती प्रदान होगी, और एक अच्छे वक्ता हैं, अच्छे संगठक हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई उनके आने से कोई दिक्कत नहीं है।